नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके लिए यहां पर क्वेश्चन होने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं। आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो सारा कुछ आपको यहाँ पर होने वाला है। तो आपको वीडियो के अंदर जरूर जुड़े रहना है। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। आप सभी जानते हैं जो आपके एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं, और यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी एग्जाम डेट जरूर मेंशन करेंगे जो आपका एग्जाम है आखिर वो कब होने वाला है और आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आपके इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चनों में से यदि आप यहाँ पर 60 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और यदि आपका स्कोर इससे कम आता है तो आपकी तैयारी को आपको अभी तैयारी करने की और आवश्यकता है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आप वर्तमान में किस स्तर पर हैं, क्योंकि यहाँ पर ठीक एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही लाए गए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने उन सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थ्योरी के साथ साथ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग से है। तो पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्किंग दो भागों में बटा होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो जो आईपी एड्रेस कितने भागों में बटा होता है, तो वो आपको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से होता है तो पहला होता है आपका नेटवर्क आईडी, जबकि दूसरा होता है होस्ट आईडी। दोनों याद रखेंगे, पहला होता है नेटवर्क आईडी, दूसरा होस्ट आईडी। IPv4 एड्रेस की कुल लंबाई कितनी होती है। आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो लेकिन जो उसको मेन पॉइंट होता है वो एक छोटा सा पॉइंट होता है। पूछा गया कि जो IPv4 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की कुल लंबाई कितनी होती है। तो आपको ये पता होगा जो IPv4 होता है वह हमारे 32 बिट का होता है, और इसे कितनी क्लास में बांटा गया है, तो इसको 5 क्लास में बांटा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 32 बिट तो सही है लेकिन क्लास कितनी है, क्लास 5 होती है। कौन कौन सी क्लास होती हैं और उनकी लंबाई कितनी होती है, तो क्लास आपकी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। और इसका एड्रेस कितना होता है, 0 से लेकर 255 के बीच एड्रेस होता है। याद रखेंगे जो एड्रेस की पूछ सकता है आपकी कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, तो 0 से लेकर 255 तक इसका एड्रेस होता है। और इसके बाद आप चलेंगे, आपसे पूछ सकता है कि कौन सी क्लास में कहाँ से कहाँ तक एड्रेस होता है। तो उससे पहले जानेंगे जब हमने IPv4 देखा तो वो कितने बिट का हो गया, IPv4 32 बिट का होता है, जबकि जो IPv6 होता है यह हमारे 128 बिट का होता है। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 128 बिट का होता है। जो टोटल आपकी 5 क्लास थी, आपसे पूछेगा जो पहली क्लास का एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होता है, तो पहली क्लास का एड्रेस 0 से लेकर आपका 126 तक। पहली क्लास का एड्रेस 0 से लेकर 126 तक। दूसरा आपका 127 से लेकर 191 तक। क्लास बी, क्लास सी 192 से लेकर 223 तक। क्लास डी 224 से लेकर 239 तक। और जो आपकी क्या होती है, आपसे सीधा पूछेगा मल्टी कास्ट कौन सी क्लास होती है, तो मल्टी कास्ट होती है वो आपकी क्लास डी होती है। मल्टी कास्ट क्लास कौन सी होती है, तो वो आपकी डी क्लास होती है। और जो 5वीं क्लास होती है वो क्लास ई, वो होती है आपकी 240 से लेकर 255 तक। तो ये आपको क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। या तो आपसे कोई क्लास पूछ लेगा, क्लास ए की रेंज क्या है, क्लास बी की रेंज क्या है, क्लास सी की रेंज क्या है। टोटल रेंज होती है आपकी 0 से लेकर 255 तक। याद रखेंगे, आपने यहाँ पे देखा क्लास जो रेंज है हमारे 0 से लेकर खत्म कहाँ हो रही है, 255 तक। तो क्लास ए की रेंज कितनी है, बी की कितनी है, सी कितनी है, डी कितनी है और ई कितनी है। तो आपको इस रेंज को जरूर याद करना है। तो आपको इसको अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को जरूर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से है। इसमें पूछा गया कि एच लुकअप और बी लुकअप फंक्शन का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है और दोनों में मुख्य अंतर क्या है। क्वेश्चन आपको वहां पर भी इसी प्रकार से लेंथी देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपको लेंथ देखने को मिलेंगे, कुछ शॉर्ट देखने को मिलेंगे, कुछ मीडियम देखने को मिलेंगे। तो ठीक यहाँ पर आपको उसी प्रकार से पेपर का लेवल होने वाला है। एच लुकअप की फुल फॉर्म होती है हॉरिजेंटल लुकअप और बी लुकअप की फुल फॉर्म होती है वर्टिकल। तो ऐसे आपने क्या देखा, ऐसे आपका क्या हो गया हॉरिजेंटल। कहीं ना कहीं आपकी जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं वो किस प्रकार लाइन होती हैं, वो आपकी लेटी हुई लाइन होती हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती हैं वो आपकी खड़ी हुई लाइन होती हैं। इनको कॉलम कहा जाता है। जो हॉरिजेंटल होती हैं उनको रो कहा जाता है, जो वर्टिकल होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो पूछा गया कि इसका प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। तो जो एच लुकअप होता है इसका प्रयोग होता है आपका जो
अभी बताया। एच लुकअप तो आपको जो रो वाइज होता है सर्च करने के लिए, और जो वर्टिकल होता है इसका प्रयोग होता है कॉलम वाइज सर्च करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल लॉकर, जो डिजिटल लॉकर होता है, आपने जब अपना ट्रिपल सी का फॉर्म भराया होगा तो वहाँ पर आपको क्या होगा, जब फॉर्म भराया होगा तो आपकी एक ABC ID बनी होगी। कौन सी आईडी? ABC ID। जब आपने ABC ID बनी होगी तो वो आपकी डिजी लॉकर में बनी होगी। डिजी लॉकर का सत्यापन किसके माध्यम से होता है? तो डिजी लॉकर का सत्यापन आपके आधार कार्ड और जो आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है उससे आपका सत्यापन होता है। तो वही पूछा गया है, तो डिजी लॉकर सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जो डिजी लॉकर सेवा का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप इसमें अपने डिजिटल सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और जो भी आपके जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं उन सभी को, आपकी डिग्री हो गई, उन सभी को आप रख सकते हैं। तो इस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IIT के द्वारा आपको जारी किया जाता है। और डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य होता है डिजिटल दस्तावेज को सुरक्षित रखना व शेयर करना। यदि आप किसी को अपने आधार कार्ड, जैसे आप कहीं चेकिंग लगी हुई है और आप ड्राइविंग लाइसेंस की जैसे फोटो कॉपी होती है, आप उसकी हार्ड कॉपी बनवा के रख लेते हैं, यदि आप फोटो कॉपी दिखाएंगे तो वो कह देंगे ये आपकी मान्य नहीं है। यदि आप डिजी लॉकर के अंतर्गत उनको आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देंगे तो वो 100% मान्य होता है। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, उसको ये नहीं कह सकते कि आपका ये गलत है। डिजी लॉकर इसमें आपके डॉक्यूमेंट हैं तो वो 100% आपके श्योर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज फीचर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो मेल मर्ज फीचर होता है, मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू? टोटल 11 मेन्यू होते हैं। और मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यहाँ पर आपको मेल से संबंधित कुछ बात की जा रही है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो इसका प्रयोग होता है लेटर एनवेलप लेवल को डेटाबेस से जोड़ने के लिए टूल्स मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग होता है। मतलब कहेंगे जब आप यहाँ पर कोई लेटर या एनवेलप बनाएंगे तो उसको कई लोगों को भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है डिजिटल पेमेंट के लिए शुरू की गई भीम ऐप। भीम ऐप का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि जो भीम ऐप है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह किस तकनीक पर आधारित है? जो भीम ऐप है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है? तो जो भीम ऐप है यह हमारे यूपीआई पर आधारित है। इसको डायरेक्ट बैंक टू बैंक एक्सेस ट्रांजैक्शन प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। याद रखेंगे भीम ऐप की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यह डिजिटल पेमेंट के लिए इसका प्रयोग होता है। और इसमें ये किस पर आधारित है? यह यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया आपसे, इसकी लॉन्चिंग पूछ सकता है। तो इसकी लॉन्चिंग 2016 में NPCI द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है और यह किस स्तर पर कार्य करता है? जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें जो आपको फायरवॉल होता है, फायरवॉल का कार्य कहीं ना कहीं डेटा की सुरक्षा करना होता है। तो यह किस स्तर पर काम करता है और किस लेयर पर काम करता है? तो ये आपका काम करता है। सबसे पहले फायरवॉल के बारे में जानते हैं। फायरवॉल का कार्य होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, मीन्स अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है, और यह हमारे नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है। तो ये अनऑथराइज एक्सेस को रोकना और ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो आपके एग्जाम किस प्रकार से लेवल आता है, क्योंकि स्टूडेंट क्या होते हैं सरल सरल क्वेश्चन पढ़े जाते हैं एक एक लाइन के, और उनके एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो वो पहले क्वेश्चन देख कर ही घबरा जाते हैं कि इतने बड़े क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़े ही नहीं है, अब ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाले हैं। तो आपको पहले 100% अपने आप खुद से भरोसा करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 1 से 2 बार आपके लिए वहाँ पर 90 मिनट मिलने वाला है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको उसका आंसर टिक करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके पूरे 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और फिर भी आपको ट्रिपल से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट अभी कर दीजिए, इसका रिप्लाई आपको जल्दी आपकी वीडियो खत्म होने तक आपका रिप्लाई मिल सकता है, क्योंकि वीडियो आपका थोड़ा लंबा होने वाला है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में अभी कमेंट कर दीजिए। आपका जब तक वीडियो 1 से 1.5 घंटे में खत्म होगा तब तक आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS, PaaS और SaaS क्या दर्शाते हैं? तो सबसे पहले हमें ये पता चला ये IaaS, PaaS और SaaS किसके अंतर्गत आते हैं। ये हमारे तीनों
क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आते हैं। और इसी में आपको एक दे देगा कि आपको दे देगा KAAS और इसमें पूछेगा कि निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस नहीं है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है तो वो आपको क्या हो जाएगा KAAS, क्योंकि किस प्रकार जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं वो तीन होते हैं। IaaS जिसकी फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS की फुल फॉर्म होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपको याद रखना है I से इंफ्रास्ट्रक्चर, P से प्लेटफॉर्म और S से क्या होता है, S से आपका सर्विस होता है और सब में एज ए सर्विस सबका कॉमन होता है। तो पूछा गया था कि अंतर क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे IaaS के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर मेमोरी हैरी की में कैच मेमोरी का स्थान कहाँ होता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसमें आपकी हैरी की में कैश मेमोरी का स्थान कहाँ होता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो कैश मेमोरी होती है इसका मुख्य प्रयोग होता है कि जो आपका स्पीड को एक्सेस करना स्पीड को एक्सेस करने का बढ़ाने का कार्य किसका होता है, कैश मेमोरी का होता है। यह CPU और मेन मेमोरी के बीच होती है। किसके बीच होती है, कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है वह हमारे CPU और मेन मेमोरी के बीच होती है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो आपकी कैश मेमोरी होती है वह आपकी एक प्रकार से अस्थायी मेमोरी होती है। जिस प्रकार से आपकी रैम होती है वह अस्थायी मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसका कार्य होता है कंप्यूटर को बूटिंग करना। मीन्स कहने का मतलब है जब आपका कंप्यूटर ओपन होगा तो वो क्या करेगा, जैसे आपने CPU से पावर दिया तो आपकी माउस कीबोर्ड जो भी आपके उसमें हार्डवेयर टच हुए हैं, जैसे आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस टच है तो उनमें तुरंत लाइट आएगी, वो आपकी ब्लैंक करने लगेगी। और जिसका काम होता है कि हार्डवेयर को चेक करना कि उसमें लाइट आ रही है, कि वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है SRAM आधारित। SRAM की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में उमंग ऐप, जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में उमंग ऐप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके एग्जाम में उमंग ऐप की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि हर बार स्टूडेंट कमेंट आता है कि सर एक उमंग ऐप है जिसकी फुल फॉर्म आई है। तो उमंग ऐप में पूरी फुल फॉर्म तो नहीं पूछता है फिलहाल, कभी कभी पूरी फुल फॉर्म पूछ लगता है, लेकिन इसमें पूछता है कि एन का मतलब क्या होता है। जो उमंग ऐप में एन का मतलब होता है वो होता है न्यू एज। याद रखेंगे जो उमंग ऐप होता है उसमें एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब होता है न्यू एज। लेकिन आप यहाँ पर पूरी फुल फॉर्म याद करके जाएंगे। यू का मतलब होता है यूनिफाइड, एम का मतलब मोबाइल, ए का मतलब एप्लीकेशन, फॉर एन का मतलब न्यू एज और जी का मतलब गवर्नेंस। क्योंकि यहाँ पर एज लगा हुआ है न्यू एज, तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि एज तो इसमें हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो उमंग ऐप है, इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को एक ऐप पर उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्ट रिव्यू का प्रयोग किस लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, आखिर इसमें जो स्लाइड शॉर्ट रिव्यू होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड शॉर्ट रिव्यू होता है इसका प्रयोग होता है स्लाइड को एक साथ देखना व उनका क्रम बदलना। जैसे आप जितनी स्लाइड बनाई हैं उनको आप एक साथ देखना चाहते हैं और उनका क्रम आगे पीछे करना चाहते हैं, किसी का ऊपर किसी का नीचे, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम स्लाइड शॉर्ट रिव्यू का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, अपने उन सभी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी ग्रुप आपका SSC के नाम से बना हो या आप SSC की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में शेयर कर दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई श्रम पोर्टल है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई श्रम पोर्टल है इसका मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर को किस मेन्यू से इंसर्ट किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें हेडर और फुटर होता है। जो हेडर होता है, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर बना लिया। जो ऊपर का सेक्शन क्या कहलाता है, आपका हेडर कहलाता है। ये पेज है आपका, जो आपका क्या, ये आपका पेज है। ऊपर का सेक्शन हेडर कहलाएगा और नीचे वाला आपका जो फुटर कहलाता है। तो
आप किस मेन्यू की मदद से इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल मेन्यू होते हैं 11, आप इसको इंसर्ट मेन्यू की मदद से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले कुकीज़ क्या हैं। जो इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले कुकीज़ होते हैं आखिर वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं आपके टेक्स्ट फाइल जिसमें यूज़र डेटा होता है। वो क्या होते हैं, कुकीज़ होते हैं वो आपके इसमें टेक्स्ट फाइल जिसमें यूज़र डेटा होता है। मतलब कहने का, आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपने देखा होगा, आप काफ़ी टाइम से गूगल क्रोम चला रहे होंगे, कोई वेबसाइट चला रहे होंगे, आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, आपको उस वेबसाइट को खोलने में थोड़ा समय लगता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड का समय लगता है। लेकिन यदि आप उसी वेबसाइट को बार बार विजिट करते हैं, बार बार जाते हैं, तो आपकी वो वेबसाइट विद इन सेकंड मिस बहुत जल्दी खुलने लगती है। तो वो इसलिए खुलने लगती है क्योंकि कुकीज़ में आपका डेटा सेव हो जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन मिलने लगता है। जैसे आपने एक बार वेबसाइट खोली, उसको पता नहीं आप क्या खोलना चाहते हैं, लेकिन आप दोबारा उसी खोला तो वो कुकीज़ बन जाती है आपकी। उससे ये पता चलता है कि आप यदि इस वेबसाइट पर आए हैं, तो इस वेबसाइट के बाद आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो उसको पहले से ही तैयार रखती है, तो वो उसको तुरंत ओपन कर देती है। ये कुकीज़ का कार्य होता है, वो आपके डेटा को क्या कर लेती है, सेव कर लेती है कि यदि आप इस वेबसाइट पर दोबारा आएंगे तो आपकी कुछ हेल्प कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आखिर ये मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये हमारे क्रिप्टोग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर से जुड़ी हुई है। याद रखेंगे, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है यह हमारे क्रिप्टोग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्रिप्टोग्राफी को याद रखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला को एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग करते हैं। जो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल होती हैं वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी रिलेटिव सेल, दूसरी होती है मिक्स सेल और तीसरी होती है एब्सोल्यूट सेल। तो आपको तीनों प्रकार की सेल के बारे में पता होना चाहिए। जो रिलेटिव सेल होती है वो आपकी जैसे आपकी A1 आपकी ये क्या हो गई, ये आपकी नॉर्मल सेल हो गई। जो आपकी मिक्स सेल होगी उसमें आपका $1 का चिन्ह होगा और इस प्रकार से। तो आपकी जैसे $1 चिन्ह है, यदि पूरी सेल का जो एड्रेस जैसे A1 आपका सेल का एड्रेस है, ये आपकी रिलेटिव हो गई। मिक्स में यदि आपको कॉलम में या आपकी रो में $1 का चिन्ह है तो वो आपकी मिक्स हो जाएगी। एब्सोल्यूट सेल होती है उसमें आपका डॉलर कॉलम में भी होता है जैसे आपका A और $1, इस प्रकार से एब्सोल्यूट। मतलब कहने का, जो रिलेटिव सेल होती है उसमें आपके एक भी डॉलर नहीं होते। जो मिक्स सेल होती है उसमें $1 होता है और जो एब्सोल्यूट सेल होती है उसमें आपके $1 होते हैं। ठीक है, याद रखें, इसमें एक भी डॉलर नहीं, $1, इसमें कितने डॉलर, $2 होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने का होता है उसमें किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसमें आपका डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है जनधन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के बैंक खाते खोले जाते हैं। जनधन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के बैंक खाते खोले जाते हैं। केवल करंट अकाउंट, केवल जॉइंट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट या केवल NRI अकाउंट। तो जनधन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के बैंक खाते खोले जाते हैं। तो आप कहेंगे क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से है नहीं, लेकिन आप कंप्यूटर से, लेकिन ठीक उसी प्रकार से है। जनधन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के बैंक खाते खोले जाते हैं। तो आप यकीन मानिए कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे जो आपको ऐसा लगे कि हमारे कंप्यूटर से है नहीं, लेकिन आपकी लगभग करंट जीके कह सकते हो उससे 5-7 क्वेश्चन आते हैं। तो भारत में जनधन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के बैंक खाते खोले जाते हैं। तो ये आपके बेसिक सेविंग अकाउंट, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट खोले जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। जो फायरवॉल है ये आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है। जो फायरवॉल होता है इसका मुख्य कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, मिस अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, ये फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है। और यह दोनों हो सकता है। आपसे पूछ सकते हैं फायरवॉल आपका हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। जो फायरवॉल होता है वह आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसमें जो स्लाइड मास्टर होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड मास्टर होता है उसका प्रयोग होता है आपका बैकग्राउंड और अभी आप
पढ़ कर आए थे। जो स्लाइड मास्टर होता है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो स्लाइड मास्टर का प्रयोग होता है जैसे आपकी सारी स्लाइड आ जाएंगी, आप सभी स्लाइड पर एक डिजाइन लागू करना चाहते हैं, तो सभी स्लाइड पर एक डिजाइन लागू करने के लिए जैसे आपकी एक क्लास होती है, एक क्लास में एक टीचर मतलब एक मास्टर होता है, वो सबको पढ़ाने का कार्य करता है। तो सभी जितनी स्लाइड होती हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, सभी को एक टीचर पढ़ाएगा। तो मतलब कहेंगे सभी पर एक डिजाइन लागू करने के लिए, बैकग्राउंड या कॉमन लेआउट सेट करने के लिए, कॉमन लेआउट सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सभी को हम कॉमन पढ़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार से याद रखेंगे, यदि स्लाइड मास्टर आए तो आपको क्या करना है, कॉमन लेआउट ये सभी पर एक जैसे डिजाइन लागू करने के लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है और इसका कार्य क्या होता है। जो यूआरएल होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम यूआरएल जानेंगे। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और इसका कार्य होता है इंटरनेट पर एड्रेस बताना। इंटरनेट पर एड्रेस बताना मतलब इसका क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे ही आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, जैसे मेरा कोई वीडियो है, जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इसका सिर्फ यूआरएल जाएगा। क्या जाता है, उसका सिर्फ यूआरएल जाता है। कोई भी जिसको आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो आपकी लिंक चली जाएगी, जो भी बंदा इस लिंक पर क्लिक करेगा तो यही वीडियो खोलेगा। ऐसा नहीं कि आपने मेरा वीडियो शेयर किया है और किसी का वीडियो खोल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का एक यूआरएल होता है, मीन्स उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। ये जिस लिंक पर आप क्लिक करेंगे वही वीडियो खोलेगा, उसके अलावा आपका अन्य वीडियो नहीं खोल सकता। तो ये आपका क्या कहलाता है, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और आपका ये क्या होता है, एक यूनिक लिंक होती है। आप जिस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास इतने सारे यूट्यूब में इतने सारे वीडियो हैं, सबका एक यूआरएल होगा, वो भी सबका अलग अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में भारत में रुपे कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। जो रुपे कार्ड है उसको किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो उसको एनपीसीआई। भारत में जो रुपे कार्ड है उसको एनपीसीआई द्वारा जारी किया जाता है। आप को बतानी है कि एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है और इसके बाद आपको कमेंट में बताना है टोटल 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आपने सही आंसर दिए हैं और आपकी वर्तमान तैयारी कैसी चल रही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट एफ फंक्शन होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो आपका काउंट एफ फंक्शन होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो काउंट एफ फंक्शन आपने देखा, काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ नंबर को गिनता है। यदि यहाँ पर सिर्फ काउंट लगा होता तो वो क्या करता है, सिर्फ नंबर को गिनता। और लेकिन यहाँ पर काउंट एफ मतलब होता है यदि मतलब कहीं ना कहीं उसकी कंडीशन की बात कर दी गई है। यदि आप कहाँ लगाते हैं, यहाँ कोई कंडीशन होती है तो किसी कंडीशन के अनुसार सेल की गिनती करने के लिए हम काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 में BIOS। मैंने आपको शुरू में ही बताया था BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और इसका प्रयोग होता है बूटिंग प्रोसेस को शुरू करना और हार्डवेयर को टेस्ट करना। मतलब हार्डवेयर को टेस्ट करना, अब ये सब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उनको चेक करना, ये BIOS का कार्य होता है। और इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में ई क्रांति का उद्देश्य क्या है। जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में ई क्रांति है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। जो ई क्रांति है इसका उद्देश्य है ई गवर्नेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना। जो ई गवर्नेंस है इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में लिब्रे ऑफिस राइटर में थेसोरस का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो थेसोरस होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसमें आपको एक लिब्रे ऑफिस में एक होता है F7 शॉर्टकट कुंजी, जिसका प्रयोग होता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए। आप कोई स्पेलिंग आपको नहीं बन रही है, आपने गलत टाइप कर दिया और आप उसको देखना चाहते हैं कि ये हमारी स्पेलिंग लिखी है वह हमारी सही है या नहीं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो थेसोरस होता है इसका कार्य क्या होता है, तो थेसोरस का कार्य होता है उसके समानार्थी शब्द को खोजना। जैसे आपका बिलोम शब्द होता है बिलोम शब्द होता है, आपका अनेकालिक शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, उन सभी खोजना। सिनोनिम्स को खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, थेसोरस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है जो IPv6 एड्रेस होता है, ये क्वेश्चन आप सभी कमेंट करके बताइएगा।
आपके पास 10 सेकंड का समय है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। जो IPv6 एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है, जब तक मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ तब तक आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। याद रखेंगे फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका आंसर आप सभी कमेंट करेंगे कि आखिर जो IPv6 एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है। तो ये आपके टोटल 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है फास्ट टैग किस टेक्नोलॉजी पर आधारित। जो फास्ट टैग है आखिर ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जो ये आपका RFID पर आधारित है। किस पर आधारित है? जो आपका फास्ट टैग है, फास्ट टैग है किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो ये आपका RFID पर आधारित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉनकैटनेट। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन होता है कॉनकैटनेट, आखिर इस फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कॉनकैटनेट फंक्शन होता है, याद रखेंगे ये फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कॉनकैटनेट फंक्शन का प्रयोग होता है आपका टेस्ट या वैल्यू को जोड़ने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? टेस्ट या वैल्यू को जोड़ने के लिए कॉनकैटनेट फंक्शन का यूज होता है। और यदि आपसे पूछे नंबर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नंबर को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में रैनसमवेयर अटैक क्या करता है। जो रैनसमवेयर अटैक होता है आपको इतना याद रखना है, कहीं पर भी आपको पैसे मांगने की बात की जाए तो वो होता है आपका रैनसमवेयर। रैनसमवेयर मतलब कहीं ना कहीं आपसे फिरौती मांगने की बात की, कहीं ना कहीं मनी की बात की जाए तो वो होता है आपका रैनसमवेयर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। साइबर सिक्योरिटी में रैनसमवेयर अटैक क्या है? जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें जो आपका रैनसमवेयर अटैक होता है उसका काम होता है मेलवेयर है जो फाइल को एनक्रिप्ट कर देता है और उसके लिए आपकी फाइल को वापसी करने के लिए आपसे क्या करता है, फिरौती मीन्स आपसे पैसे की मांग करता है। तो वो होता है आपका रैनसमवेयर अटैक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है CSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। CSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो CSC का उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सर्विस उपलब्ध कराना। यह CSC का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन पेन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो एनिमेशन पेन है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो एनिमेशन पेन होता है, आप यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखेंगे, इसमें एक होता है एक एनिमेशन होता है और एक होता है ट्रांजिशन। एक क्या होता है? एक होता है एनिमेशन और दूसरा होता है ट्रांजिशन। तो याद रखेंगे जो एनिमेशन लगता है वो स्लाइड पर लगता है, सॉरी जो ट्रांजिशन लगता है वो हमारे स्लाइड पर लगता है। ट्रांजिशन कहाँ लगता है? ट्रांजिशन आपका स्लाइड पर लगता है और जो आपका एनिमेशन होता है वो स्लाइड के अंदर लगता है। सिर्फ इतनी सी बात याद रखेंगे, यदि ट्रांजिशन शब्द आ रहा है तो वो आपके स्लाइड पर कार्य करेगा और जो एनिमेशन है वो स्लाइड के एलिमेंट को, जो स्लाइड है उसके अंदर आपके एलिमेंट फोटो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्लाइड के अंदर किसका प्रयोग होगा? एनिमेशन का प्रयोग होगा। और स्लाइड के बाहर किसका प्रयोग होगा? ट्रांजिशन का प्रयोग होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग किस टेक्नोलॉजी में प्रयोग होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग होती है आखिर यह किस टेक्नोलॉजी में प्रयोग होती है? तो आपका आंसर होगा इसका प्रयोग होता है आपका इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन में। इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन में किसका प्रयोग होता है? तो इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन में आपका प्रयोग होता है पैकेट स्विचिंग का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। याद रखेंगे AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और इसका प्रयोग कब और कहाँ होता है? जो AEPS होता है इसका प्रयोग आपका आधार ऑथेंटिकेशन द्वारा माइक्रो ATM से बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप एक जन सेवा केंद्र जाते हैं जहाँ से आपके ऑनलाइन पैसे निकल जाते हैं। तो आपको वहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर देना होता है और बैंक का नाम बताना होता है। और वहाँ पर जैसे आप अपनी फिंगर स्कैन करते हैं तो आपको वहाँ से पैसे तुरंत निकल आते हैं। तो आधार ये कहलाता है आपका आधार ऑथेंटिकेशन। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग किसके लिए होता है। जो पाइवोट टेबल होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पाइवोट टेबल होती है इसका प्रयोग होता है डेटा समराइज और
एनालाइज करने के लिए, डेटा समराइज और एनालाइज करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो डेटा समराइज और एनालाइज करने के लिए पाइवोट टेबल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर में कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? कैश मेमोरी होती है, आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर में? जो कैश मेमोरी होती है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और यह किस पर आधारित होती है? तो ये आपके एस रैम पर आधारित होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी मेमोरी। जो कैश मेमोरी किसके अंतर्गत आती है? जो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार की PMWANE स्कीम किससे संबंधित? जो भारत सरकार की PM वानी स्कीम है, आखिर ये किससे संबंधित है? जो भारत सरकार की PM वानी स्कीम है ये आपके फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट से संबंधित है। फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट से संबंधित PM वानी स्कीम आपकी संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए ऑप्शन कहाँ मिलता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं तो यह ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट मेनू पे जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स चुनेंगे तो आप वहाँ से बना सकते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि टेबल बनाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए Ctrl+F12 याद रखेंगे जी शॉर्टकट कुंजी। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस और वॉर्म में मुख्य अंतर क्या होते हैं? वायरस और वॉर्म होते हैं, आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है? आपको लगेंगे ये दोनों एक ही हैं, लेकिन एक से नहीं होते हैं, इनमें कुछ अंतर होता है। जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? जो वायरस होते हैं क्या ये खुद से फैलते हैं? जो वायरस होते हैं ये आपके दूसरे पर निर्भर होते हैं। वायरस आपके किस पर निर्भर होते हैं? वायरस आपके किसी फाइल पर निर्भर होते हैं, होस्ट फाइल पर निर्भर होते हैं, लेकिन जो वॉर्म होते हैं ये खुद से नेटवर्क में फैलता है। याद रखेंगे वायरस फैलने के लिए किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे कोई आपने पेन ड्राइव लगाई उसमें आपके वायरस हो सकते हैं, आपने डाटा केबल लगाई, आपने कोई डेटा भेजा उसमें आपके वायरस हो सकते हैं, मीन्स किसी प्रोग्राम में आपके वायरस है। लेकिन जो वॉर्म होता है ये खुद से नेटवर्क पर फैलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। वायरस की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि वायरस है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वायरस की फुल फॉर्म होती है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज। VIRUS की फुल फॉर्म होती है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 38, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? जो NPCI है आखिर इसकी स्थापना कब हुई? तो NPCI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन आपकी 2008 में। NPCI की स्थापना कब हुई? तो NPCI की स्थापना सन 2008 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल फीचर का प्रयोग किस लिए होता है? जो ऑटो फिल फीचर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें जो आपका ऑटो फिल फीचर होता है इसका प्रयोग होता है सीरीज या पैटर्न को तेजी से फिल करने के लिए। सीरीज या पैटर्न जैसे आपने देखा होगा, आपने 2 लिखा 4 लिखा और आपने दोनों को सिलेक्ट किया और जहाँ पर पॉइंट आता है आप उसको नीचे और खींच देंगे तो 2 4 6 8 10 आप जहाँ तक लेते जाएंगे उसमें टोटल रो होती हैं 10,48,576। याद रखेंगे कितनी होती है? 10,48,576 टोटल रो होती हैं। और अंतिम कॉलम कितने होते हैं? तो कॉलम होते हैं वो होते हैं आपके 16,384। याद रखेंगे कॉलम होते हैं 16,384। अंतिम कॉलम आपका क्या कहलाता है? XFD। याद रखेंगे अंतिम कॉलम क्या कहलाता है? आपका XFD कहलाता है, जिसको संख्या में बोलेंगे तो 16,384 आपके कॉलम होते हैं और रो पूछे तो वो होते हैं आपकी 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट में SSL/TLS। जो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सर्किट लेयर होता है, आखिर इस सर्टिफिकेट का प्रयोग किस के लिए होता है? तो आपने देखा कि SSL होता है
इसका फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। कहीं ना कहीं पे हमारी सिक्योरिटी की बात की जा रही है, सुरक्षा की बात की जा रही है, तो आपका आंसर होगा वेबसाइट और यूजर के बीच डेटा एन्क्रिप्शन, मतलब डेटा को सुरक्षित करना व ऑथेंटिकेशन करने के लिए किसका प्रयोग होता है, SSL/TLS सर्टिफिकेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल पे सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल पे सेवा है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो भारत सरकार द्वारा जो शुरू की गई डिजिटल पे सेवा है, इसका मुख्य उद्देश्य है AEPS आधारित माइक्रो ATM से सेवा प्रदान करना। AEPS के माध्यम से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आधारित माइक्रो ATM से आपकी सेवा प्रदान करना। अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती। आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आप जन सेवा केंद्र जाइए, अंगूठा लगाइए, वो 10 से 20 रुपये लेगा। 1000 रुपये पे साथ 10 रुपये लेता है, 10 से 15 रुपये लेगा। 2000 रुपये निकालेंगे आप, सिर्फ 20 रुपये लेगा और आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, आप वहीं से पैसा निकाल सकते हैं और वो पैसा भी आपकी बैंक ही से कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर उसमें जो डेटा वैलिडेशन होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डेटा वैलिडेशन होता है, इसका प्रयोग होता है सेल में एंट्री को कंट्रोल करने के लिए। सेल में एंट्री को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डेटा वैलिडेशन होता है, इसका प्रयोग होता है सेल में एंट्री को कंट्रोल करने के लिए आपका डेटा वैलिडेशन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में की लॉगर किस प्रकार का खतरा है। जो की लॉगर है, आखिर किस प्रकार खतरा है। जो की लॉगर होता है, ये आपका सॉफ्टवेयर जो कीबोर्ड एंट्री को रिकॉर्ड करता है। मतलब क्या है, जैसे आपको कोई पासवर्ड है, आपने पासवर्ड टाइप किया, आपने कीबोर्ड में टाइप किया, लेकिन की लॉगर क्या होता है, वो ये रिकॉर्ड कर लेता है कि आपने क्या क्या टाइप किया। जैसे आपने ए प्रेस किया, तो जो की लॉगर है वो आपको रिकॉर्ड कर लेगा कि आपने इसको ओपन करने के लिए ए प्रेस किया, आपने @ प्रेस किया, जे प्रेस किया, के प्रेस किया, कौन सा अक्षर प्रेस किया, वो सभी रिकॉर्ड कर लेता है। और वो क्या करता है, आपको रिकॉर्ड करके हैकर होते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो की लॉगर आपको आता है वो रिकॉर्ड कर लेंगे और जब भी आपका पासवर्ड लगेगा आपको अप्लाई कर देंगे बिना आपके जानकारी के। आपका क्या कहते हैं जो डेटा वो एक्सेस हो जाएगा। जैसे आप पासवर्ड देंगे, आपका की लॉगर के माध्यम से आपका पासवर्ड हैक हो गया है और आप जब कोई जो भी व्यक्ति है पासवर्ड डालेगा तो आप अकाउंट तुरंत खुल ही जाएगा। तो वो होता है की लॉगर। मतलब कहने का सॉफ्टवेयर जो कीबोर्ड एंट्री को रिकॉर्ड करता है वो आपका की लॉगर कहलाता है। कीबोर्ड की एंट्री को रिकॉर्ड करना की लॉगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ई रुपये डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट किस पर आधारित। जो ई रुपये डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, आखिर ये किस पर आधारित है। पेपर वाउचर पर, QR कोड या SMS पर, UPI पर या डेबिट कार्ड पर। ई रुपये डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट किस पर आधारित है। तो यह आपका QR कोड या SMS पर आधारित है। तो जो QR की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी क्विक रिस्पॉन्स। QR की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI की फुल फॉर्म आप सभी कमेंट करेंगे कि UPI की फुल फॉर्म क्या होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग किसके लिए होता है। जो ट्रैक चेंज फीचर होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो जो ट्रैक चेंज फीचर होता है, जैसे आपकी कोई फाइल है और आपका कंप्यूटर कोई दूसरा बंदा भी चलाता है, लेकिन आप चाहते हैं यदि कोई बंदा मेरी फाइल पर कुछ भी ऐड करे, कुछ भी काम करे, तो सारा कुछ मुझे पता चल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फाइल जैसे आपने बनाई उसमें आपको जब आप फाइल बंद करेंगे तो आपको ट्रैक चेंज फीचर होता है उसको आपको ऑन कर देना है। और जब आप आएंगे दोबारा और आप देखेंगे जो ट्रैक चेंज फीचर होगा उसको आप बंद करके देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति ने उस फाइल में कुछ भी ऐड किया होगा तो आपको ट्रैक चेंज फीचर में दिख जाएगा कि किसी के द्वारा इस फाइल खोला गया था और इसमें क्या संशोधन किया गया है। यदि नहीं किया गया होगा तो नहीं रिकॉर्ड होगा और जो रिकॉर्ड किया गया होगा तो वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यही मतलब है एडिटिंग हिस्ट्री और एक्सेप्ट रिसेप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो आपकी एडिंग की गई है उसकी हिस्ट्री देखने के लिए कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई इसमें यदि संशोधन किया गया है तो वो आप उसको देख सकते हैं। बस आपको ट्रैक चेंज फीचर को ओपन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, IP एड्रेस। जो आपके सामने एक IP एड्रेस है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था जो IP एड्रेस होता है वो किस प्रकार का होता है। तो आप क्लास बताएंगे आखिर जो IP एड्रेस है, आखिर ये हमारी किस क्लास का एड्रेस है। तो आप कहेंगे जो IP जो हमारा 0 से लेकर 125-26 तक आपका एक क्लास होता है, 0 से लेकर 192 तक दूसरी क्लास आ जाती है और 192 से ऊपर आपकी तीसरी क्लास चली जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है
आखिरी किस प्रकार का एड्रेस है, तो यह एक प्रकार का आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर आप सभी कमेंट करेंगे, और जिस भी स्टूडेंट का सबसे अच्छा कमेंट होगा और सबसे ज़्यादा आंसर दिए होंगे जिस भी स्टूडेंट ने, उन सब उसका आपका क्या कमेंट आपका पिन होगा। जैसे जैसे आपके आंसर आते जाएंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा आंसर होते जाएंगे, जो भी स्टूडेंट साथ में आंसर देते चल रहा है, उन सभी के पेन, जैसे आपका पहला कमेंट पेन है, उसका तो जिसने और ज़्यादा कमेंट कर दिए या उसने ज़्यादा वीडियो शेयर कर दिया, सारे आंसर दिए हैं, जिसका सबसे ज़्यादा आंसर होंगे सबसे पहले उसी का पेन कमेंट आपका पेन होगा। जिसकी ज़्यादा आंसर उसका कमेंट आपका सबसे पेन होगा, मतलब सबसे ऊपर कमेंट आएगा। कोई व्यक्ति कमेंट खोल के देखेगा तो सबसे पूरा आपका पेन आने वाला है। तो ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन। मैंने आपको एक बात बताई थी, एनिमेशन आए तो आपको क्या याद रखना है, एनिमेशन मतलब अंदर और ट्रांजिशन मतलब बाहर। तो एनिमेशन कहाँ पर काम करेगा, तो आप कहेंगे स्लाइड के बदलने पर आपका एनिमेशन, मतलब स्लाइड पर क्या हो लगेगा आपका ट्रांजिशन लगेगा, और स्लाइड के अंदर क्या लगेगा, तो स्लाइड के अंदर आपका एनिमेशन लगेगा। मीन्स कस्टम एनिमेशन स्लाइड के एलिमेंट पर, और जो ट्रांजिशन है वो स्लाइड बदलने पर। थोड़ी सी बात है, याद रखेंगे और आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है नेफ्ट और आरटीजीएस, ये आपके अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए होते हैं, जैसे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और जो आपका आरटीजीएस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और जो आरटीजीएस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका क्या मतलब होता है, इन दोनों में मुख्य अंतर ये होता है, जो नेफ्ट होता है वो आपका बैच वाइज होता है, और जो आरटीजीएस होता है वो आपका रियल टाइम। आखिर मतलब क्या है इसका बैच वाइज और रियल टाइम का, यदि आप किसी को नेफ्ट के जरिए पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका इसमें समय लगेगा, 1 घंटे लग सकता है, 2 घंटे लग सकता है, जिस प्रकार से आपका सर्वर बिजी होगा। लेकिन जो आरटीजीएस होता है वो आपका रियल टाइम होता है। आपने ट्रांसफ़र किया पैसा तुरंत कट जाता है। जैसे आप यूपीआई करते हैं, आपने गूगल पे खोला, फ़ोन पे खोला, जैसे आपने पासवर्ड डाला तुरंत आपका अमाउंट कट जाता है, वो आपका रियल टाइम में काम करता है। जैसे आपने पासवर्ड डाला वैसे ही आपका पैसा कट गया। लेकिन यदि आप नेफ्ट से ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको पैसा कट जाएगा 2 घंटे या 1 घंटे 1.5 घंटे, जितना समय लगेगा वो आप कहीं ना कहीं में प्रोसेस होगा, और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होगा। तो नेफ्ट में क्या होता है, जब आपका बैच वाइज हो जाए इसमें आपकी प्रोसेसिंग होती है। लेकिन जो आरटीजीएस होता है इसमें आप तुरंत पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि आरटीजीएस से कम हम कितना रुपए भेज सकते हैं। इसमें आप 100, 200, 500, 1000, 10,000 नहीं भेज सकते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कम से कम हम इसमें कितने रुपए भेज सकते हैं। अधिक से अधिक की तो लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम लिमिट की है कि आप इसमें इससे कम नहीं भेज सकते। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसमें 50,000 से नीचे नहीं भेज सकते। आपको कमेंट में बताना है कि आप इसमें किससे और कम नहीं बेच सकते। जो लास्ट लिमिट होती है कि आप इससे कम बिल्कुल नहीं बेच सकते हैं। 50,000 तो मैंने बहुत कम वैल्यू बता दी है, आपको जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किसके लिए होता है, तो कहीं ना कहीं कंडीशन की बात की जा रही है। तो कंडीशन की बात कहाँ की जा रही है, तो कंडीशन के आधार पर सेल की फॉर्मेटिंग, कंडीशन के आधार पर सेल की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग होता है। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें पूछा गया है भीम। सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं, भीम और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि आप पढ़कर आए हैं। यह आपको ये क्वेश्चन आपको एक हिसाब से कहा जाए तो हो चुका है, क्योंकि मैंने भीम की फुल फॉर्म बताई थी। कब लो यार लॉन्च हुआ था, तो यह आपका 2016 में लॉन्च हुआ था। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपसे एक छोटी सी बात कही जाती है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है। आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएंगे। जो 500 क्वेश्चन क्लास, 600 क्वेश्चन क्लास है, मैथन क्लास आपके लिए पहले से अवेलेबल है। वहाँ पर आपको मैथन क्लास देखने को मिले। जैसे आप पॉपुलर पर क्लिक करेंगे 18 से 21 नवंबर आपके लिए वो मैथन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उन मैथन क्लास को दे सकते हैं, जिसमें आपके प्रत्येक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्रिपल सी संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी उन मैथन क्लास में कराया गया है। 1100 क्वेश्चन की मैथन है, 600 क्वेश्चन की मैथन है, 500 क्वेश्चन की मैथन है। आप जो मैथन क्लास देखना चाहेंगे वो आपके लिए सफिशिएंट होगी, क्योंकि आपके पास अभी भी 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप उन मैथन क्लास को कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको उसके PDF मिल जाएंगे। तो वीडियो के अंदर जरूर जुड़ रहना है। अभी सिर्फ 50 क्वेश्चन हुए हैं, अभी आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, अभी आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन तो पूरे बकाया ही हैं। तो वीडियो के अंदर जरूर जुड़ रहना है, और कमेंट में जरूर बताना है
कि टोटल आपके यहाँ थोड़ी सी हम चर्चा बाद में करते हैं और आपके ट्रिपल से संबंधित आपके सारे डाउट भी अभी क्लियर करने वाला हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क में एमएससी एड्रेस क्या होता है, जो एमएससी एड्रेस होता है आखिर ये क्या होता है। जो एमएससी एड्रेस होता है ये आपका फिजिकल एड्रेस होता है। आपने देखा एक आईपी एड्रेस होता है, दूसरा आपको मैक एड्रेस देखने को मिला। जो आईपी एड्रेस होता है ये आपकी इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करता है। इंटरनेट पर पहचान करना वो आईपी का कार्य होता है, और जो मैक होता है उसका कार्य होता है फिजिकल एड्रेस ऑफ नेटवर्क कार्य के लिए। मतलब फिजिकल एड्रेस किसका होता है, वो आपका होता है मैक एड्रेस का, और जब कोई इंटरनेट पर एड्रेस होता है वो होता है आपका आईपी एड्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसमें आप पेज ब्रेक डालना चाहते हैं तो पेज ब्रेक डालने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जी सारी शॉर्टकट की आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। कंट्रोल पी से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस पी के माध्यम से आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग होता है मैनेज टेम्पलेट के लिए। यदि आप टेम्पलेट को मैनेज करना चाहते हैं, टेम्पलेट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग करना होगा। और ये शॉर्टकट की आपकी किससे है, कैल्क से है। यदि आप एक सेल में नई लाइन जोड़ना चाहते हैं, आप सीधा क्वेश्चन पूछेगा एक ही सेल में नई लाइन जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। एक ही सेल में नई लाइन जोड़ने के लिए हम आल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, मैंने दो वीडियो बनाए हैं आपके लिए, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें एक वीडियो में मैंने आपके लिए 150 प्लस इंपोर्टेंट फुल फॉर्म कराई हैं। जो आपकी 150 प्लस इंपोर्टेंट फुल फॉर्म ये आपके 25 मिनट में हो जाएंगी। और लगभग आपका ये 25 मिनट का एक वीडियो और है जिसमें मैंने आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस जो भी शॉर्टकट की हो सकती हैं उन सभी को कराया है, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। आपके वहाँ से फुल फॉर्म कवर हो जाएंगे, शॉर्टकट की भी पूरी कवर हो जाएंगी। यदि आपके एग्जाम में 2 से 3 शॉर्टकट की फुल फॉर्म आएंगी तो आप उसी वीडियो के माध्यम से पूरी शॉर्टकट की मात्र 25 मिनट की वीडियो से ही पूरी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का नारा क्या है। जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है इसका नारा है पावर ऑफ एम्पावर, तो पावर ऑफ एम्पावर ये इसका नारा है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा ये आखिर क्या क्वेश्चन आ गया है। साइबर सिक्योरिटी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर इसमें जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसका क्या उद्देश्य होता है। तो आपने देखा जो 2 फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 चीज़ की बात हो रही है। 2 मतलब 2 चीज़ की बात हो रही है। आखिर ये बुक क्या होती है 2 चीज़, मतलब कहने का कि सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाना। सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाना मतलब किस प्रकार से होता है, जैसे आपका कोई अकाउंट है, आपने उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया है। यदि किसी व्यक्ति को आपका पासवर्ड ही पता चल जाएगा लेकिन बिना OTP के क्या होगा, आपका जो पासवर्ड होगा वो आपका, जिस पासवर्ड किसी को लॉगिन कर रहा है आपने पासवर्ड भी लगाया है और OTP भी, यदि वो पासवर्ड सही डाल देगा, एक तो लॉगिन नहीं होगी आईडी, यदि उसको पासवर्ड पता भी चल गया है तो जब तक आपका OTP वेरीफाई नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, तब तक आपका अकाउंट क्या होगा, लॉगिन नहीं होगा। तो ये होता है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें आपकी डबल सिक्योरिटी हो जाती है। किसी को यदि पासवर्ड पता चल गया है तो OTP नहीं पता चलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपना OTP कभी भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए जब तक आपको 100% जानकारी नहीं हो कि ये OTP किसके द्वारा भेजा रहा है और कौन मंगा रहा है। कभी भी किसी को OTP शेयर नहीं करना। यदि आप सामने बैठे हैं तो ही आप अपना OTP शेयर करें, वरना आपके एक OTP शेयर करने से आपका अकाउंट पूरा लाखों से हज़ारों से जीरो हो सकता है। तो याद रखें अपना OTP कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। जब आप सामने बैठे हैं आपको पूरी जानकारी होगी OTP अगर किस चीज़ का है तभी आप अपना OTP शेयर करेंगे। OTP का फुल फॉर्म होता है 1 टाइम पासवर्ड। यदि कोई व्यक्ति एक बार एक्सेस करता है तो उसका OTP अलग आता है। यदि कोई व्यक्ति दोबारा उस चीज़ को एक्सेस करता है तो उसका OTP अलग आएगा। OTP सिर्फ एक बार के लिए आपका वैलिड होता है और ये आपकी रेंज सीमा किसी का 5 मिनट किसी का 10 मिनट तक रेंज आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में गूगल सीक का प्रयोग किसके लिए होता है। गूगल सीक होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो गूगल सीक होता है इसका प्रयोग होता है आपका किसी इक्वेशन का टारगेट वैल्यू प्राप्त करने के लिए। किसी इक्वेशन का टारगेट या वैल्यू प्राप्त करने के लिए जो गोल सीक का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में फिशिंग और स्पूफिंग में क्या अंतर। जो इंटरनेट पर फिशिंग और स्पूफिंग होती है आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो इंटरनेट में जो फिशिंग और स्पूफिंग होती है, जो फिशिंग होती है वो आपकी फेक ईमेल। जो फिशिंग क्या कहलाती है आपको पूछ सकता है, जो फेक ईमेल आते हैं आखिर वो क्या कहलाता है, तो वो आपकी फिशिंग कहलाता है। और जो फेक आइडेंटिटी मतलब आपकी आइडेंटिटी छुपाना, इस फेक आइडेंटिटी देना है, वो किसका कार्य होता है, वो आपका स्पूफिंग का। मतलब फेक ईमेल आ रहे हैं तो वो आपका फिशिंग हो रहा है और फेक आईडी
बताई जा रही है तो आपका स्पूफिंग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार की माई जी ओ बी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भारत सरकार की माई जी ओ बी प्लेटफॉर्म है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो भारत सरकार की जो जी ओ बी प्लेटफॉर्म है, इसका उद्देश्य है नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और फीडबैक लेना। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और फीडबैक लेना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप। ये क्वेश्चन आपको ड्रॉप कैप से आखिर क्या होता है। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ न्यूज़पेपर आज तक का। जैसे आज तक का न्यूज़पेपर होता है, आप देखो जो आ होता है वो इतना बड़ा होता है और उसके बाद काफ़ी लाइन होती हैं। कितनी लाइन होती हैं, काफ़ी लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अक्षर एक होगा और जा यहाँ पे लिखा होगा, इस प्रकार से पूरा आपका न्यूज़पेपर होगा। तो मिनिमम आपकी कम लाइन होती है। एक ड्रॉप कैप में पूछ सकता है कि ड्रॉप कैप में आपकी मिनिमम लाइन कितनी होती है। तो मिनिमम आपकी 3 लाइन होती हैं और मैक्सिमम आप 10 लाइन तक कर सकते हैं। मीन्स एक अक्षर में आप कितनी लाइन बना सकते हैं। तो एक अक्षर जो आपका एक अक्षर होगा वो आपको 10 लाइन के बराबर आ जाएगा। तो याद रखेंगे मैक्सिमम लाइन जो होती है 10 होती हैं। और ड्रॉप कैप का अर्थ होता है किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए, पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का कार्य क्या होता है। जो कंप्यूटर होता है, आखिर उसमें जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका कार्य क्या होता है। जो कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है, इसका कार्य होता है रैम की कमी को पूरा करना। जो इसका प्रयोग क्या होता है, रैम की कमी को पूरा करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और यही वर्चुअल मेमोरी कहाँ स्थित होती है, तो यह आपके हार्ड डिस्क में उपस्थित होती है। वर्चुअल मेमोरी कहाँ उपस्थित होती है, तो यह आपके हार्ड डिस्क में उपस्थित होती है। और इसका कार्य होता है जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको आपकी कमी को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया है भारत सरकार का डिजिटल साक्षरता अभियान DISHA फुल फॉर्म पूछ सकता है। डिजिटल साक्षरता अभियान किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है, आखिर इसका उद्देश्य क्या था। तो जो DISHA है, डिजिटल साक्षरता अभियान, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे वो आपके पूरे होते हैं। और जो आपके 40 क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव थे। अब 40 क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स के होने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके यहाँ ट्रू फॉल्स आगे हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल पेपर का पैटर्न बिल्कुल देखने को मिल रहा होगा। तो आपको ऑब्जेक्ट बताना है कितने आपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 40, कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। और यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो जो पहला ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है, आपने कहा सही है। स्पेस होता है, बिल्कुल सही है। हेक्साडेसिमल नोटेशन होता है। याद रखेंगे जो IPv6 एड्रेस होता है, जो इसको हेक्साडेसिमल नोटेशन में दर्शाया जाता है। IPv6 को किस में दर्शाएंगे, हेक्सा में दर्शाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। जो IPv6 होता है उसको किस में दर्शाएंगे, उसको हेक्सा में दर्शाएंगे। इसमें कुल 8 ब्लॉक होते हैं, प्रत्येक ब्लॉक 16 बिट का होता है। जब आप 16 गुणे 8 करेंगे तो आपके सामने एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जिन्हें आप कॉलन से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, कॉलन से दर्शाते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग कॉलम वाइज और जो बी लुकअप होता है इसका प्रयोग रो वाइज होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत। आप देखेंगे बिल्कुल लिखा वही है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था जो एच लुकअप होता है उसका प्रयोग आपका रो वाइज होता है। और जो आपका कॉलम वाइज होता है वो होता है आपका बी लुकअप। बी मतलब वर्टिकल मतलब कॉलम। जो बी बना हुआ है आपका किस कॉलम प्रकार का बना हुआ है, तो जो एच है आपका कुछ रो प्रकार से बीच में लाइन खींची हुई है, तो आपके रो प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर कुछ उल्टा ही लिखा हुआ था उसका। पूछा गया अगले क्वेश्चन में साइबर क्राइम में डेनियल ऑफ सर्विस। आपसे पूछेगा कि DOS की फुल फॉर्म क्या होती है या DOS अटैक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो DOS की फुल फॉर्म होती है डेनियल ऑफ सर्विस वह स्थिति है जिसमें किसी सर्वर को बहुत अधिक वैध रिक्वेस्ट भेजकर डाउन कर दिया जाता है ताकि जेन्युइन यूजर सर्विस तक प्रयोग ना कर सके। तो आंसर वो ट्रू। मतलब क्या है, जो DOS अटैक होता है ये क्या करेगा, आपको इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं सही हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। आपको इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजेगा, अवैध रिक्वेस्ट भेजेगा कि जो अधिक वैध रिक्वेस्ट भेजेगा, आपको इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजेगा कि आपका जो सर्वर है वो डाउन हो जाएगा ताकि जेन्युइन यूजर है वो सर्विस तक पहुंच ना सके। जैसे आप कोई सर्विस तक पहुंचना चाहते हैं, कोई आप काम करना चाहते हैं, तो आपको इतनी रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप अपनी जो काम करना चाहते हैं वहाँ तक ना पहुँच सकें, ना यूज कर सकें। तो ये आपका DOS अटैक का
लाभ उद्देश्य होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। ये आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है DOS अटैक। फुल फॉर्म याद रखेंगे डिनियल ऑफ सर्विस। OCR का फुल फॉर्म याद रखेंगे कि OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। जो OCR होता है इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ जाती है। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है। इस तकनीक का प्रयोग केवल प्रिंटेड टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकती है केवल, लेकिन हैंड रिटन टेक्स्ट को यह बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर सकती। तो आंसर होगा आपको यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि जो OCR होता है वह आपका प्रिंटेड टेक्स्ट के साथ साथ आपका हैंड रिटन टेक्स्ट होता है उसको भी प्रोसेस कर सकती है। तो याद रखेंगे कि OCR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, मीन्स कहने वाला जो भी आपका टेक्स्ट है उसको पढ़ने के लिए OCR मशीन का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आप हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। तो हमने एक क्वेश्चन अभी पढ़ा भी था कि हम इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने के लिए, लेकिन हेडर एंड फुटर मेन्यू का प्रयोग किया जाता है और इन्हें अलग अलग पेज पर अलग अलग कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो ऊपर तो सही है, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है वो आपकी गलत है। आप इसको अलग अलग करना भी संभव होता है, जरूरी नहीं कि आपको जो हेडर एंड फुटर हो एक सा हो, वो आपका अलग अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों रूप में हो सकता है। जो फायरवॉल होता है यह एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और अनऑथराइज एक्सेस को एक्सेस करने के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों रूप में हो सकता है। तो आंसर होगा ट्रू। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो फायरवॉल होता है यह आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है और इसका मुख्य कार्य IP को डोमेन में बदलना, ये इसका मुख्य कार्य होता है ताकि यूजर IP एड्रेस याद रख सके। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो DNS होता है इसका फुल फॉर्म आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है और ये IP एड्रेस को कन्वर्ट करता है। जो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम और IP एड्रेस डोमेन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। IP एड्रेस कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग अभी हम पढ़कर आए थे। एक होता है IaaS, एक होता है PaaS और एक होता है SaaS। क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर एज सर्विस एस मॉडल के अंतर्गत उपयोगकर्ता को हार्डवेयर रिसोर्स जैसे वर्चुअल मशीन और सर्वर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आंसर ऑफ फॉल्स, जो कहने का मतलब है जो मॉडल के अंतर्गत उपयोगकर्ता को हार्डवेयर रिसोर्स जैसे वर्चुअल मशीन और सर्वर्स उपलब्ध कौन कराता है, तो क्या SaaS कराता है? तो नहीं, वो आपका IaaS कौन कराता है, IaaS ये आपको उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग बड़े डेटा सेट को समराइज, एनालाइज और कंपेयर करने के लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल होती है इसका प्रयोग बड़े डेटा सेट को समराइज, एनालाइज और कंपेयर करने के लिए होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन ई गवर्नेंस में G2C का फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू सिटीजन। जो G2C होता है इसका फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। मॉडल में RTI पोर्टल, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट सेवा पोर्टल जैसी सुविधाएं आती हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है HTML में, जो यह आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML, मार्क्यू टैग का प्रयोग किसी टेक्स्ट को ब्लिंकिंग या स्क्रॉलिंग कराने के लिए किया जाता है। यह टैग डिप्रिकेटेड हो चुका है। मतलब कहने का मतलब है जो मार्क्यू टैग होता है, यदि आप मार्क्यू टैग लगा देंगे तो आप इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, कितनी स्पीड से उसको चल रहा है। तो मार्क्यू टैग की मदद से आप ब्लिंकिंग या स्क्रॉलिंग कराने के लिए मार्क्यू टैग का प्रयोग होता है। आपसे पूछ सकता है जो HTML है यह किस प्रकार की लैंग्वेज है, तो यह आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की डिजी लॉकर से क्लाउड बेस्ड पर्सनल स्टोरेज सिस्टम है, जहां नागरिक अपने ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और अन्य सभी सरकारी डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्मेट में रख सकता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है,
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो आपका डिजी लॉकर होता है इसमें हम अपने सभी सरकारी डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में रख सकते हैं। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सभी को आप डिजी लॉकर में अपने क्लाउड पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी अपनी जो भी आपने आईडी पासवर्ड बनाया होगा उसको लॉगिन करके आप डिजी लॉकर को भी कहीं भी अपना लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन एक ही फीचर को दर्शाते हैं और दोनों का उपयोग स्लाइड के भीतर ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस होता है उसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, ट्रांजिशन लगता है वो हमारे स्लाइड पर लगता है, जबकि जो एनिमेशन कार्य करता है ये स्लाइड के अंदर कार्य करता है। तो आंसर क्या हो जाए गलत, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि दोनों का प्रयोग एक ही है। तो आप कहेंगे दोनों का प्रयोग एक ही, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है। जो फिशिंग अटैक है क्या यह केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है और यह ईमेल से कभी नहीं किया जाता। जो फिशिंग अटैक है क्या यह ईमेल से कभी नहीं किया जा सकता, केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होता है। तो आंसर होगा गलत, क्योंकि जो आपका फिशिंग अटैक है अभी पढ़ा था हमने, ये किसके माध्यम से होता है, जो आपके स्पैम मेल आते हैं वो इसी के जरिए आते हैं, फिशिंग के जरिए आपका वो होता है। तो ईमेल के माध्यम से ज़्यादा होते हैं। जो फिशिंग अटैक होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो वो आपका ईमेल के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है OMR। OMR का फुल फॉर्म याद रखेंगे। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन तकनीक का प्रयोग मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन शीट पर डार्कनेस सर्कल बॉक्स को डायरेक्ट प्रयोग करने के लिए होता है। मतलब कहने का मतलब जैसे आप BA BSc BCom कुछ कर रहे होंगे या आप आगे करेंगे तो आपको एक OMR शीट मिलती है। आप कोई पेपर देने जाते हैं तो एक OMR शीट मिलती है जिसमें आप 4 गोले होते हैं, 4 गोले में से एक गोला भरना होता है, जो सही होता है उसको आप टिक कर देते हैं। तो इसी प्रकार से कहा कि जो OMR शीट होती है क्या इसको कोई टीचर चेक करता है, तो इसको सिर्फ एक मशीन चेक करती है। जो आपकी OMR मशीन होती है वो उसको चेक करने का कार्य करती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज केवल टेक्स्ट लेटर के लिए कार्य करता है, इसमें एड्रेस लेबल ईमेल मैसेज नहीं बनाए जा सकते। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें जो मेल मर्ज होता है इसमें हम टेक्स्ट लेटर के साथ साथ लेबल और ईमेल मैसेज भी बना सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि आप फॉल्स लिखा हुआ नहीं। आपको यहाँ देखना यदि नहीं लिखा हुआ तो वो अधिकतर आपका 90% कह सकते हैं कि उसका आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा। यदि नहीं शब्द मिल जाए आपको पूरे सेंटेंस में तो अधिकतर चांस होता है कि वो क्वेश्चन आपका आंसर उसका नेगेटिव ही होगा, मिस नहीं होगा। लेकिन ये ट्रिक जब लगानी है जब आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IPv4 एड्रेस क्लास A। जो आपकी क्लास A होती है उसकी रेंज 1 से लेकर 026 तक होती है। तो इसमें सबसे पहले ऑक्टेट का पहला बिट हमेशा 0 होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी रेंज कहाँ होती है, वो 0 से लेकर आपकी कहाँ तक होती है। आप कहेंगे 0 से लेकर हमारी ये 126 तक आपकी ये रेंज होती है। IPv4 का जो पहली A क्लास होती है उसकी रेंज आपकी कहाँ से होती है, यहाँ से होती है, और जो पहला बिट होता है वो आपका 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा, क्योंकि आप देखेंगे उसकी रेंज कहाँ से, पूरे एड्रेस की रेंज 0 से लेकर 255 तक IP एड्रेस की रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इंटरनेट के डार्क वेब तक पहुंचने के लिए समान वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम फायरफॉक्स प्राप्त होते हैं और किसी स्पेसिफिक ब्राउज़र जैसे TOR की आवश्यकता नहीं होती। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि डार्क वेब तक पहुंचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो डार्क वेब तक पहुंचने के लिए हमें स्पेशल टॉर ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। क्रोम फायरफॉक्स की मदद से हम डार्क वेब तक नहीं पहुँच सकते। याद रखेंगे, हम यदि डार्क वेब तक पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जैसे TOR ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ेगी, स्पेशल ब्राउज़र जैसे TOR की आवश्यकता पड़ेगी। आप गूगल क्रोम फायरफॉक्स की मदद से डार्क वेब तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहे होंगे, लेकिन आपके जो लेवल आता है पेपर का ठीक इसी प्रकार से कुछ होता है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस को मिक्स रेफरेंस इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सेल होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, रिलेटिव होती हैं और आपकी मिक्स होती हैं और एब्सोल्यूट होती हैं। जो आपकी रिलेटिव होती हैं वो आपकी सिंपल होती हैं, जैसे आपकी A1 हो गया, और मिक्स होती हैं जो आपका या तो कॉलम में डॉलर लगेगा या आपका किस में लगेगा, रो में डॉलर लग जाएगा। जो एब्सोल्यूट सेल होती हैं उसमें आपका रो और कॉलम दोनों में डॉलर लगेगा, तो वो आपकी एब्सोल्यूट सेल होती हैं। मीन्स कहने का मतलब है जो रिलेटिव होती हैं उसमें एक भी डॉलर नहीं होता, मिक्स में एक डॉलर होता है, जैसे आपका या तो पहले डॉलर या बीच में डॉलर, और जो आपकी एब्सोल्यूट होती हैं उसमें आपका दोनों डॉलर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का इलास्टिसिटी फीचर यह सुनिश्चित करता है कि यूजर रिसोर्स को डिमांड के अनुसार बढ़ा या घटा सकें। तो मतलब कहने का जो क्लाउड कंप्यूटिंग की इलास्टिसिटी है वो फीचर यह सुनिश्चित करता है कि यूजर रिसोर्स को डिमांड के अनुसार बढ़ा व घटा सके। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। हमको कुछ हद तक क्या होता है स्टोरेज मिलती है क्लाउड पर। यदि हम उससे ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं डेटा तो हम अपने स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। क्या होता है उसमें रिचार्ज होते हैं किसी का मतलब छोटे से आपका 99 का, 155 का, 255 का, इस प्रकार से रिचार्ज होते हैं। आप जिस प्रकार से अपना डेटा डेटा बड़ा होता जाएगा उसी प्रकार से आपको स्टोर करने के लिए अमाउंट लगता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईमैप। आईमैप प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल डाउनलोड होकर सर्वर से डिलीट हो जाता है, जबकि POP3 में ईमेल सर्वर्स पर ही सेव रहता है। तो आप कहेंगे आंसर बिल्कुल ये कहा गया बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो POP3 होता है यह डाउनलोड और डिलीट हो जाता है, और जबकि आईमैप होता है यह सर्वर पर सेव होता है। जो आपकी ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, प्राप्त करने के लिए POP3 और आईमैप का प्रयोग होता है। लेकिन यदि आपसे कहे डिवाइस पर सेव करना है, डाउनलोड करना है और डिलीट करना है तो वो POP3 के माध्यम से। यदि आप इसको सर्वर पर रखना चाहते हैं तो सर्वर पर रखने के लिए आईमैप प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट केवल बुकमार्क के आधार पर जनरेट की जाते हैं, हेडिंग्स का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हेडिंग स्टाइल के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि जब आप टेबल बनाएंगे तो उसमें आपकी क्या होंगी, हेडिंग भी होंगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपका इंडियन साइबर लॉ। जो आपका इंडियन साइबर लॉ है IT एक्ट 2000, याद रखेंगे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपसे पूछेगा सीधे IT एक्ट ACT 2000। IT एक्ट 2000 यही लिखा हुआ है। IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल सिग्नेचर, हैकिंग और साइबर क्राइम से संबंधित है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। इन सभी को रोकने, जो इसकी सुरक्षा करने, जो IT एक्ट होता है IT एक्ट 2000 ये क्या करते हैं, सबकी सुरक्षा करता है। आपको जैसे कभी कुछ हो जाता है तो ये सब काम इसका काम होता है साइबर सिक्योरिटी IT एक्ट 2000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है स्प्रेडशीट में आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है। ये आपका सम फंक्शन है। A1 से लेकर A10 तक सभी सेल में न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़कर रिजल्ट देता है। इसमें टेस्ट वैल्यू की गणना भी शामिल होती है। तो आप कहेंगे गलत। इसमें जो टेस्ट होता है टेस्ट वैल्यू की गणना नहीं होती है। जैसे आपका 10 लिखा, 15 लिखा, एक सेल में 10 लिखा, 15 लिखा, एक में लिखा AB, तो ये क्या करेगा 10 और 15 को तो जोड़ देगा लेकिन AB को खाली छोड़ देगा। तो इसमें टेस्ट वैल्यू की गणना नहीं की जाती है। तो आंसर होगा आपका फॉल्स है। केवल यह क्या करता है, टेस्ट वैल्यू को इग्नोर करता है। नंबर को जोड़ने का कार्य सम फंक्शन का होता है। आपने पढ़ा था कि कॉनकैटनेट फंक्शन होता है, वो टेस्ट को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में रिंग टोपोलॉजी का लाभ यह है कि इसमें प्रत्येक नोड केवल अपने नेवियर से जुड़ा होता है और किसी भी नोड के फेल होने से पूरी नेटवर्क डाउन नहीं होती। तो आंसर होगा यहाँ पर गलत, क्योंकि जो रिंग टोपोलॉजी होती है कुछ इस प्रकार होती है। ये आपकी एक रिंग टोपोलॉजी है और इसमें आपकी क्या है, इसमें आपके ये डिवाइस हमने कनेक्ट कर दिए। कितने कर दिए, चलो हमने 5 डिवाइस कनेक्ट कर दिए। इस प्रकार से ये क्या होता है, आपका ये डेटा यहाँ पे पहले जाएगा, फिर यहाँ से S जाएगा, तो फिर इस प्रकार से फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो मतलब कहेंगे यदि आपका ये जीवाई लाइन आपकी यहाँ से ख़राब हो जाती है तो आपका जब यहाँ से ये ख़राब हो जाएगा तो इसके बाद आपका डेटा आगे बढ़ेगा ही नहीं, और जब बढ़ेगा ही नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, एक नोट फेल होने से आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो आंसर होना चाहिए था सही, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता। तो नहीं होता है तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। याद रखेंगे ये ट्रिक काफ़ी बार काम कर जाती है लेकिन हमेशा नहीं। यदि नहीं मिला है तो आपका 90% चांस है कि यदि नहीं मिला है तो आपका आंसर क्या होगा, वहाँ पर आपका आंसर फॉल्स ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 86 में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को थंबनेल व्यू में देखने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को थंबनेल व्यू में देखने और रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 UPI, ये फुल फॉर्म याद रखेंगे। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और BPA का फुल फॉर्म होता है
वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। बीपीए का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इनका प्रयोग मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर की आवश्यकता, मतलब कहने का मतलब है जो यूपीआई होता है, यूपीआई लेन देन में बीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग होता है और इसमें मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपका आंसर होगा ट्रू। जब आप यूपीआई करते हैं, जैसे आप स्कैन करते हैं, तो उसमें आपकी मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप सीधे क्या करते हैं, सीधे आप स्कैन कर देते हैं, उसमें आपके मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप फोन वो नंबर पर करेंगे, डालेंगे पैसे, तो आपके नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा यूपीआई सीधे आपको ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैच मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच मेन मेमोरी रैम के बीच कार्य करता है और प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जो हमारी कैश मेमोरी होती है वह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच होती है। जो कैश मेमोरी होती है वह सीपीयू और रैम के बीच, सीपीयू और मेन मेमोरी जो रैम होती है उसके बीच होती है और इसका कार्य होता है प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने में मदद करना। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट ए फंक्शन का प्रयोग। जो काउंट ए फंक्शन आपके सामने एक सिंटैक्स दिया हुआ है, सिंटैक्स को देखेंगे, आपकी सिंटैक्स है ये आपकी रेंज है और एक आपका ये क्राइटेरिया है जो दिया गया है। तो रेंज में क्राइटेरिया को फुलफिल करने के वाली सेल की संख्या बताता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, मतलब कहने का आपने लगाया यहाँ पर इक्वल COUNT काउंट एफ और यहाँ पर सिलेक्ट किया, पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी, कॉमा लगा दिया 50। तो अब जो वैल्यू 50 होगी सिर्फ उस सेल के अंदर जो रेंज सेलेक्ट की है सिर्फ 50 वाली वैल्यू देगा, बकाया सबको छोड़ देगा। इस प्रकार से आपका ये कार्य करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का मल्टी टेनेंसी फीचर यह दर्शाता है कि सर्वर रिसोर्स को कई यूजर्स सुरक्षित रूप से शेयर कर सकते हैं। तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। आपके 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर होता है जो अपने आप लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है लेकिन बैकग्राउंड में मेलिशियस एक्टिविटी करता है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये क्या करता है, आपको वैध के रूप में बताएगा कि मैं एक वैध प्रोग्राम हूँ, मेरे को डाउनलोड कर लो, और ये क्या करता है, ये आपका बैकग्राउंड में मेलिशियस एक्टिविटी मीन्स आपका वायरस फैलाने का कार्य करता है। तो वो आपका हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से आपका ये ट्रोजन हॉर्स कहा गया सही है। जो दिया हुआ कथन है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से पेज ब्रेक होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ना कि पेज इंसर्ट। कंट्रोल एंटर से आपका पेज ब्रेक होता है, ना कि पेज इंसर्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि मैंने शुरू में देखा कि कंट्रोल एंटर की मदद से जो पेज ब्रेक तो होता है, तो मैंने यहाँ पर सही लगा दिया। लेकिन मैंने जब पढ़ा कि नहीं, ना शब्द आ गया और कि ना पेज इंसर्ट होता है, तो आपने जब हमारा पेज ब्रेक होगा, जो पेज ब्रेक होगा, जैसे हमारा ये पेज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हमारा पेज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे हम कंट्रोल एंटर करेंगे ये पेज तो रहेगा, हमारा एक पेज नया फिर आ जाएगा। ये होता है आपका, जब आप कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये पहला वाला पेज तो रहता ही है, उसके बाद आपका एक पेज और आ जाता है, मतलब आपका एक पेज और इंसर्ट हो जाता है। लेकिन लिखा गया है नहीं होता है, ना कि नया पेज होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फॉल्स। तो आप देखेंगे वो ट्रैक है हमारी यहाँ पर सब में काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वाईफाई कम्युनिकेशन में WPA2 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्सेस इंक्रिप्शन का प्रयोग करता है, जो कि वेब और बीपीए की तुलना में ज़्यादा सिक्योर होता है। तो आप कहें सही, जो ट्रू सिक्योरिटी है वो आपकी कहीं ना कहीं पे ज़्यादा सिक्योर होती है। स्प्रेडशीट में सर्कुलर रेफरेंस वह स्थिति है जब कोई फार्मूला सीधे या परोक्ष रूप से उसी सेल को रेफर करता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। यहाँ पर 5-7 क्वेश्चन और है। ई गवर्नेंस, जो आपका ई गवर्नेंस G2B का फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल में MCA21 पोर्टल और GST फिलिंग पोर्टल आते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और यह सिक्योर प्रोटोकॉल है। तो आप कहें HTTP सिक्योर नहीं है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर डेटा को इनक्रिप्शन नहीं होता। तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो HTTP है ये आपका सिक्योर नहीं है। HTTP आपका ये सिक्योर होता है। फुल फॉर्म याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग केवल बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए प्रयोग होता है और यह अन्य फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट बॉर्डर लागू नहीं की जा सकते। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर फॉल्स। आप जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्चुअल मेमोरी रैम का एक्सटेंशन जो वर्चुअल मेमोरी रैम का एक्सटेंशन होती है, जो हार्ड डिस्क स्पेस टेम्परेरी मेमोरी की तरह कार्य करती है। तो आप कहेंगे सही, जो आपकी हार्ड डिस्क में वर्चुअल मेमोरी होती है, रैम की कमी को पूरा करने के लिए वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग होता है। और यह क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट है, जिसमें पूछा गया है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल में प्राइवेट क्लाउड केवल एक ही ऑर्गेनाइज के लिए डेडिकेट होती है, जबकि पब्लिक क्लाउड सभी यूजर के लिए एसेसिबल होती है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में सोशल इंजीनियरिंग अटैक का अर्थ है हैकर यूजर को मैनिपुलेट करके उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है, ना कि तकनीकी कमजोरियों को फ़ायदा उठाता है। तो आपका आंसर हो ट्रू। यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन आया जिसमें ना लगा हुआ है, फिर भी आंसर वो सही है। तो ऐसा नहीं है कि वो सारी जगह ट्रिक काम करे, लेकिन जब नहीं आता है तो आप काम कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पर आपके यहाँ जो 100 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सभी स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करेंगे कि आपका 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का आंसर सही हुआ है। टोटल आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको सबसे पहले देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने उन दोस्तों में भी जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, जो आपके लिए इससे भी और बेहतरीन होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अपनी तैयारी में बेहतर लगे रहिए।